So my name is Shubham Rao, and I'm in this export business from last 6 years. 6 साल से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। और अभी तक जो मैंने एक्सपोर्ट किया है वो एग्रो प्रोडक्ट्स है, और अभी करंटली स्टार्ट मैंने एग्रो प्रोडक्ट्स से किया था। और अभी करंटली जो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ वो मेटल प्रोडक्ट्स है। स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोफाइल है। ठीक है। और जिस कंट्री में मैंने एक्सपोर्ट किया है वो लैटिन कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, यूरोपियन मार्केट है, और एशियन कंट्रीज है जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड ताइवान। अभी रिसेंटली जो मेरा न्यू कंट्री है दैट इज ताइवान। ठीक है। और अभी तक नॉट थाउजेंड, अभी तक हो गए होंगे 3,000 समथिंग, अराउंड 3,500 स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक ट्रेन किया है। ठीक है। और लास्ट मोर देन 3 ईयर से मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। ठीक है। मेरा खुद का भी एक्सपोर्ट है और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। ठीक है। ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। रिगार्डिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्चुअली होता क्या है, कितना बड़ा मार्केट है एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो 5 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है प्रोडक्ट सिलेक्शन। एक्सपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्रोडक्ट सिलेक्शन ही होता है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने स्टार्ट किया था एग्रो प्रोडक्ट से, बट मैंने एग्रो प्रोडक्ट छोड़ दिया, उसके पीछे रीजन है। एक तो एग्रो प्रोडक्ट का नेचर ही पेरिशेबल है। ठीक है। सेकंड, जो इम्पोर्टर है वो कभी आपको ना एडवांस देगा, वो ना लेटर ऑफ क्रेडिट देगा। एक पेमेंट टर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जो कि सेफ पेमेंट टर्म है। ठीक है। बट अभी जो मेटल प्रोडक्ट कर रहा है उसमें एडवांस भी मिल रहा है। ठीक है। पार्शियल एडवांस भी आता है, फुल एडवांस भी आता है। फुल एडवांस आ गया तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट वैसे भी जीरो है। ठीक है। और मार्जिन काफी अच्छा रहता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक्सपोर्ट का। सेकंड स्टेप है कंपनी रजिस्ट्रेशन। जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको एक फर्म रजिस्टर्ड करना है। ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं जो कि हम ट्रेनिंग में कवर करते हैं, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट भी हम डिस्कस करते हैं। इजी प्रोडक्ट। ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं स्टील एल्यूमिनियम करता हूँ, मैं फुल कंटेनर में एक्सपोर्ट करता हूँ तो मैं भी आपको वैसे ही प्रोडक्ट बताऊंगा, नहीं। मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी डिस्कस करूंगा कि जो लाइक स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में बाय एयर, ठीक है, आप वो एक्सपोर्ट कर सकते हो। 50 kg, 100 kg, ऐसे क्वांटिटी में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। वो प्रोडक्ट भी हम डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग में। ठीक है। इसके बाद है मार्केट सिलेक्शन। जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है उस प्रोडक्ट के हिसाब से किस मार्केट में उसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, नीड है। ठीक है। मार्केट सिलेक्शन काफी इजी पार्ट होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। ठीक है, सबसे इजी पार्ट है ये। आप जब ट्रेनिंग अटेंड करोगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है। प्रॉपर हम नंबर स्टडी करेंगे कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो वो कंट्री ने लास्ट ईयर कितना परचेस किया, कितना बिलियन डॉलर में उन्होंने परचेस किया। ठीक है। इसके बाद है बायर आइडेंटिफिकेशन। जो मार्केट, जो कंट्री आपने सिलेक्ट किया है उस कंट्री में आपको बायर्स ढूंढने हैं। ठीक है। एंड बायर्स ढूंढने के बाद उनको टैप करना है, उनको कॉल करना है, मेल करना है, कम्युनिकेट करना है, उनसे इंक्वायरी जनरेट करना है। ठीक है। प्राइस फिक्स करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स करना है, और ऑर्डर क्लोज करना है, यानी बिजनेस डेवलपमेंट करना है। ठीक है। एंड लास्ट स्टेप रहेगा डिस्पैच एंड डॉक्यूमेंटेशन। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आ जाता है, एक बार आपको ऑर्डर मिल गया, एडवांस पेमेंट आ गया, उसके बाद अभी आपका काम है कि मटेरियल को रेडी करके डिस्पैच कर देना, एंड देन डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट रहेगा। ठीक है। चलो, हाउ टू फॉर्म अ कंपनी और फर्म। ठीक है। अभी ये जो काम है ये रहता है सीए का काम रहता है। सीए का काम रहेगा, या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, कोई एजेंट रहते हैं जो फर्म वगैरह रजिस्टर करा के देते हैं। ठीक है। सो आप प्रोप्राइटरशिप फर्म से देखो, जिसका अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, स्टार्ट विद द प्रोप्राइटरशिप फर्म। ठीक है। आप प्राइवेट लिमिटेड भी कर सकते हो। ठीक है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जीएसटी कंपलसरी होता है। फिर ये उद्योग आधार वगैरह ये सारे और भी रहते हैं जो आपका सीए या फिर आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको बता देगा। करंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, करंट अकाउंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि एक्सपोर्ट में जो भी पेमेंट, जैसा भी पेमेंट, हमेशा वो बैंक टू बैंक ही आना चाहिए। तो करंट अकाउंट भी नेसेसरी है। इसके बाद है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है। आईईसी, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यानी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस। ठीक है। एंड उसके बाद है आरसीएमसी।
आरसीएमसी होता है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है। तो देखो, जो गवर्नमेंट है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि इंडिया से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है। सो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री वाइज, प्रोडक्ट वाइज, काफी सारे ऐसे एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हैं। ठीक है। जो आपको हेल्प करेंगे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट नॉलेज में, मार्केट नॉलेज में। ठीक है। और ठीक है, सो जैसे आप किसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबर बन जाते हो, ठीक है, जैसे किसी को फॉर एग्जांपल मखाना एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो मखाना के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बना है जो कि एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। तो जैसे आप मखाना बोर्ड के आप मेंबर बन जाते हो, ठीक है, मेंबर बनने के बाद मखाना बोर्ड आपको आरसीएमसी सर्टिफिकेट देगा। ठीक है। चलो, इसके बाद है एडी कोड। एडी कोड यानी क्या होता है? ऑथोराइज डीलर कोड। ठीक है। इन शॉर्ट ये क्या होता है कि आपके कंपनी का पोर्ट पर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। ये एडी कोड भी बैंक से बनता है। उसके बाद है अदर डॉक्यूमेंट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट। जैसा प्रोडक्ट वैसा डॉक्यूमेंट। ठीक है। ठीक है। अभी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा हो रहा है वो काफी सारे कंट्रीज के बीच में हो रहा है। मोर देन 180 प्लस कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो ये कुछ ऐसी चार बॉडीज है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है: आईसीसी, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड, डब्ल्यूसीओ, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है। ये चार बॉडीज है जो इसके ग्लोबल लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, जो कि सारे कंट्रीज एक्सेप्ट करती है। अभी इंडिया भी ये चारों इंटरनेशनल बॉडीज का मेंबर है, तो हमको भी इनके रूल्स एग्री करने पड़ते हैं। ठीक है। तो ग्लोबल ट्रेड में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जो भी डिलीवरी टर्म्स होते हैं, जो भी पेमेंट टर्म्स होते हैं, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल पर सबके लिए कॉमन, सारे कंट्री के लिए कॉमन रहता है, तो ये चार बॉडीज जो रहती है ये रूल्स एंड रेगुलेशन इसके बनाती है। ठीक है। इसके अलावा कुछ लोकल बॉडीज भी होती है। लोकल बॉडीज यानी इंडियन गवर्नमेंट की कुछ बॉडीज रहती है। ठीक है। जैसे टॉप पर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में काफी सारे, ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री बिजनेस वगैरह आ गए, बट स्पेसिफिक टू फॉरेन ट्रेड के लिए जो है वो है डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी। तो इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सारा डीजीएफटी बनाता है। ठीक है। किसी प्रोडक्ट के ऊपर से बैन हटाना है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर इंसेंटिव बढ़ाना है, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बैन करना है, इसका सारा डिसीजन डीजीएफटी ही लेता है। ठीक है। डीजीएफटी इज द अपेक्स बॉडी फॉर द फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। ठीक है। इसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री वाइज एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाया है, तो ये डीजीएफटी के अंडर में ही आता है। ठीक है। ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए काफी सारे इंसेंटिव्स देती है एक्सपोर्टर को, पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि यहाँ पर इंपोर्ट इंसेंटिव भी आपको दिख रहा है, बट ये इंपोर्ट इंसेंटिव भी इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ही है। ठीक है। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ये एक लाइसेंस है। ईपीसीजी एक लाइसेंस है। इस लाइसेंस के थ्रू आप इंडिया में कैपिटल गुड्स यानी मशीनरीज आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बट वो कैपिटल गुड्स, वो मशीन से जो भी फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा वो आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। अदरवाइज इंपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा टैक्सेस होते हैं, इंपोर्ट के ऊपर। ठीक है। और एक्सपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट में 99% प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स गवर्नमेंट आपसे लेती नहीं है, 99% प्रोडक्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। बट हाँ, इंपोर्ट के ऊपर काफी सारे टैक्सेस है, जीएसटी भी देना पड़ेगा ऊपर से। ठीक है। बट एक्सपोर्ट में जीएसटी टैक्स कुछ नहीं देना पड़ता गवर्नमेंट को। ठीक है। सेकंड आपको दिख रहा है स्क्रीन पर एडवांस लाइसेंस। ठीक है। इसको एडवांस ऑथराइजेशन लाइसेंस भी कहा जाता है। ये लाइसेंस के अंडर में आप रॉ मटेरियल आप इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना है। बट वो रॉ मटेरियल से जो भी फिनिश गुड निकलेगा वो आपको एक्सपोर्ट ही करना है। ठीक है। तो ये हो गए इंपोर्ट के इंसेंटिव जो अल्टीमेटली एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए है। ठीक है। अभी हम देखेंगे एक्सपोर्ट के इंसेंटिव। तो फर्स्ट तो मैंने आपको कहा कि आपको कोई गवर्नमेंट को टैक्स देना नहीं है, 99% प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेती है। एक्सपोर्ट जो आता है वो जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। ठीक है। जीरो रेटेड सप्लाई में आता है, इसका मतलब गवर्नमेंट को आपको कोई टैक्स देना नहीं है। बट गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही है, बट आपको इंसेंटिव अलग से दे रही है। ठीक है। तो गवर्नमेंट आपको दो इंसेंटिव देती है। फर्स्ट है ड्यूटी ड्रॉबैक। ठीक है। सेकंड है आरओडीटीईपी।
ठीक है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, ये दो इंसेंटिव गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है। तो नॉर्मली किसी प्रोडक्ट के ऊपर 1% भी हो सकता है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर 2% हो सकता है, तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो वैरी होता है। ठीक है। इसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफी सारे इनको टर्म्स रहते हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, इनको टर्म्स, इन शॉर्ट डिलीवरी टर्म्स। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपका फैक्ट्री वेयर हाउस अगर बैंगलोर में है और आपका जो इंपोर्टर है वो दुबई में है, तो आपके फैक्ट्री से लेके दुबई के वेयर हाउस तक, ठीक है, दुबई में जो इंपोर्टर है उसके वेयर हाउस तक आपको मटेरियल डिस्पैच करना है, एक्सपोर्ट करना है प्रैक्टिकली। तो बीच में काफी सारे ऐसे चेक पॉइंट्स आते हैं, डिलीवरी टर्म्स आते हैं। ठीक है, उसको ही इनको टर्म्स कहा जाता है। जैसे अगर आपका दुबई वाला इंपोर्टर बोलेगा कि भाई मेरे को है ना नवा शॉप पोर्ट मुंबई तक का प्राइस चाहिए, तो आपको आपका इनको टर्म रहेगा एफओबी नवा शॉप पोर्ट मुंबई। तो वहां तक की आपको कॉस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ योर प्रोडक्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस पोर्ट चार्जेस। ठीक है, ये ऐड करके आपको उसको ऑफर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंपोर्टर आपको बोलता है कि हमको फैक्ट्री प्राइस चाहिए आपका, तो फैक्ट्री प्राइस में आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पोर्ट चार्जेस कुछ आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। राइट। अगर आपको इंपोर्टर कहेगा कि मुझे ना दुबई पोर्ट तक चाहिए, तो दुबई पोर्ट के लिए इनको नाम है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, CIF जेबेलेली पोर्ट दुबई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो फैक्ट्री वेयर हाउस है उसमें आपको लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा नवा शॉप पोर्ट मुंबई तक। ठीक है, फिर नवा शॉप पोर्ट मुंबई के पोर्ट चार्जेस ऐड करने पड़ेंगे। फिर नवा शॉप पोर्ट मुंबई से लेके जेबल एयरपोर्ट दुबई तक का ओशियन फ्रेट आपको ऐड करना पड़ेगा। तो वो सब उसको उसके हिसाब से आपको डिलीवरी टर्म के हिसाब से आपको इसको कॉस्टिंग देना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे टोटल 11 इनको टर्म्स रहते हैं, 11 डिलीवरी टर्म्स होते हैं, जिसमें से आपको किसी एक इनको टर्म में काम करना है। चलो, इसके अलावा है कुछ पेमेंट टर्म्स भी है, नॉर्मली ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे 4 पेमेंट टर्म, ये नॉर्मली यूज किए जाते हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट सबसे सेफ पेमेंट टर्म है एडवांस पेमेंट टर्म। ठीक है। एडवांस पेमेंट टर्म में भी टाइप्स होते हैं। एक तो रहेगा आपका फुल एडवांस, 100% एडवांस, या फिर वो रहेगा पार्ट एडवांस। ठीक है, पार्ट पेमेंट, 30% एडवांस, 40% एडवांस, 50% एडवांस। ठीक है। इसके बाद है दूसरा पेमेंट टर्म है लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, ये भी सेफ पेमेंट टर्म है, लेटर ऑफ क्रेडिट भी सेफ पेमेंट टर्म है। ठीक है, इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहता है, इट इज जस्ट लाइक अ बैंक गारंटी। ठीक है, तो बैंक का गारंटी मिलता है आपको, आप एक्सपोर्ट कर लो, डॉक्यूमेंट सबमिट करो बैंक में। ठीक है, और बैंक आपको पे करेगा। ठीक है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट भी सेफ पेमेंट टर्म है। इसके बाद है DP एंड कैड, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है। ये भी LC जैसा ही वर्क करता है, बट इसमें बैंक गारंटी नहीं होता है। ठीक है, ये थोड़ा रिस्की पेमेंट कैटेगरी में आता है। ठीक है। एंड उसके बाद है DA, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ये रिस्की पेमेंट टर्म होता है। ठीक है, बट आप रिस्की पेमेंट टर्म में भी सेफली काम कर सकते हो। इसके लिए भी गवर्नमेंट के काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको लाइक कुछ इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, यानी अगर इनकेस अगर इंपोर्टर आपको पेमेंट नहीं करता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट करेगी। इतना सेफ है एक्सपोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ने इतना इजी करके दिया एक्सपोर्ट को। अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पेमेंट करेंगे, बट आपको वो प्रोसीजर, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी प्रोसीजर क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। वो आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा एक्सपोर्ट में। ठीक है। इवन अगर आपका इंपोर्टर आपको कहता है कि हमको 30 दिन का क्रेडिट चाहिए, हमको 60 दिन का उधारी चाहिए, ठीक है, आप बिंदास उसके साथ काम करो। अगर पेमेंट नहीं दिया तो गवर्नमेंट है, बट गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी बॉडी है, उसका क्या प्रोसीजर है, दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। ठीक है। अगर आप प्रॉपर सिस्टम आप फॉलो करोगे, एक्सपोर्ट का प्रॉपर प्रोसीजर आप फॉलो करोगे, ठीक है, तो कभी आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, या फिर आपको लॉस नहीं होगा। वो आपको प्रॉपर सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलो, अभी थोड़ा लॉजिस्टिक वाला पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप बाय सी एक्सपोर्ट कर रहे हो, कंटेनर में एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, कंटेनर में भी आप फुल कंटेनर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप हाफ या फिर लेस देन हाफ, लेस देन कंटेनर लोडिंग भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप बाय एयर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाय रोड भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटीज जो आपके इंपोर्टर को चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप बाय सी की अगर हम बात करें, तो 20 फीट एंड 40 फीट ये
कॉमन कंटेनर है जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है। 20 फीट यानी क्या हो गया ये जो कंटेनर का लेंथ है दैट इज 20 फीट। 40 फीट यानी क्या हो गया कंटेनर का लेंथ 40 फीट। ठीक है। चलो इसके बाद आपको दिख रहा है ग्रॉस वेट नेट वेट। ठीक है, ये कॉमन टर्म्स है। ग्रॉस वेट यानी क्या होता है वेट ऑफ द प्रोडक्ट प्लस पैकेजिंग। पैकेजिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोर्ट में। ठीक है। चलो उसके बाद है टाइप ऑफ कंटेनर्स। तो नॉर्मली दो टाइप के कंटेनर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एक रहता है नॉर्मल ड्राई कंटेनर, एक रहता है रेफर कंटेनर। रेफर कंटेनर में टेम्परेचर मॉइस्चर वगैरह कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है शिपिंग कंपनी चार्जेस अगर आप बाय सी एक्सपोर्ट कर रहे हो, एयरलाइन चार्जेस अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है। एक रहता है ब्रेक बल्क। ब्रेक बल्क यानी अगर आपकी क्वांटिटी 50,000 टन्स है, 10,000 टन्स है, 20,000 टन्स है, तो फिर वो ब्रेक बल्क में जाएगा। यानी फिर वो केस में आपको पूरा वैसल ही बुक करना पड़ेगा। ठीक है। चलो इसके बाद हम देखेंगे अभी कस्टम प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है। कोई भी इंडिया का रिसोर्सेस अगर आप फॉरेन कंट्री में आप सेल कर रहे हो, आप भेज रहे हो, तो जो भी पोर्ट है, चाहे वो एयरपोर्ट है, चाहे वो सी पोर्ट है, चाहे वो लैंड बॉर्डर का पोर्ट है, वहां पर कस्टम क्लियरेंस होता है पहले। ठीक है। कस्टम क्लियरेंस में क्या होता है कि सारा डॉक्यूमेंटेशन होता है गवर्नमेंट के साथ, रिकॉर्ड कीपिंग होता है गवर्नमेंट के साथ कि आप कौन सा प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, कितना क्वांटिटी कर रहे हो, किसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है। उसका चेकिंग वगैरह भी होता है पोर्ट पर। सो ये सारा कस्टम प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है। सिमिलरली अगर आपको इंडिया में कुछ इंपोर्ट करना है, तो वो केस में भी वो पोर्ट से ही अंदर आएगा इंडिया में। ठीक है। वाया पोर्ट ही वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आएगा। तो पोर्ट पर सबसे पहले उसका कस्टम क्लियरेंस, सारी एक्टिविटी, रिकॉर्ड कीपिंग, डॉक्यूमेंटेशन, चेकिंग वगैरह सारा होता है। ठीक है। तो जैसे ही अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट के टाइम पे आपका कस्टम क्लियरेंस हो जाता है पोर्ट पर। तो कस्टम क्लियरेंस होने के बाद आपको जो वहाँ का पोर्ट है, जो कस्टम है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट देता है जिसको कहा जाता है शिपिंग बिल, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो। सिमिलरली अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में कुछ, और इंडिया में इंपोर्ट करने के बाद पोर्ट पर उसका कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटी सारी हो जाती है, तो उसके बाद जो पोर्ट है वो आपको बिल ऑफ एंट्री देगा इन केस ऑफ इंपोर्ट। एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल होता है, इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री होता है। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके बाद है बिल ऑफ लेडिंग, बीएल। ठीक है। अब ये जो शिपिंग बिल अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो शिपिंग बिल तो आपको कस्टम दे देगा, पोर्ट दे देगा। उसके बाद होता है बिल ऑफ लेडिंग। ये बिल ऑफ लेडिंग भी काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये आपको डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा शिपिंग लाइन से। ठीक है। अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट करोगे तो वो एयरवे बिल हो जाएगा, बाय सी एक्सपोर्ट करो तो वो बिल ऑफ लेडिंग होगा, बाय रोड एक्सपोर्ट करेंगे तो लॉरी रिसिप्ट होगा, एलआर कॉपी। ठीक है। उसके बाद है कस्टम ड्यूटी। जैसे मैंने आपको कहा था कि 99% प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। इंपोर्ट के ऊपर काफी ज्यादा टैक्सेस होते हैं। ठीक है, लॉट्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी और भी दो तीन टाइप के टैक्सेस पे करना पड़ेगा उसके ऊपर, फिर कंबाइनली आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। गवर्नमेंट इंपोर्ट को सपोर्ट नहीं करती है। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट को, गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है। बट ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में इंपोर्ट ही ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। ठीक है। इसीलिए इंडिया का जो ट्रेड डिफिशियंट है वो निगेटिव में, ट्रेड बैलेंस है निगेटिव में, क्योंकि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा, इंपोर्ट कम हो जाएगा, तो वो केस में लाइक इंडिया विल नो लॉन्गर बी अ ट्रेड डिफिशियंट कंट्री। ठीक है, हमारा ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव में रहेगा वो केस में। बट अभी फिलहाल हमारा ट्रेड बैलेंस निगेटिव में ही है क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। इसके बाद है कस्टम हाउस एजेंट। अभी ये काफी कस्टम हाउस एजेंट जो रहता है काफी यूजफुल और काफी इंपॉर्टेंट रहता है एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि मोर देन 50% डॉक्यूमेंटेशन का काम ये कस्टम हाउस एजेंट ही करता है। ठीक है। तो जो भी कस्टम क्लियरेंस की एक्टिविटीज होती है, शिपिंग बिल फाइल करना, बिल ऑफ एंट्री फाइल करना, ठीक है, ये सारा सीएचए का काम होता ही है। ठीक है, सारा लाइक विदाउट सीएचए यानी कस्टम हाउस एजेंट आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सीएचए का काम है कि कस्टम क्लियरेंस का पूरा एक्टिविटी करके देना। ठीक है। सो एज ए एक्सपोर्टर आपका मेन टास्क क्या होना चाहिए? ठीक है, एज ए एक्सपोर्टर आपका इंपॉर्टेंट टास्क है सिलेक्टिंग अ गुड, लो कॉम्पिटिटिव एंड द हाई मार्जिनल प्रोडक्ट। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। ठीक है।
प्रोडक्ट सिलेक्शन है नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि भाई हमारे एरिया में ना राइस ज़्यादा हो रहा है तो हम राइस एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे एरिया में ऑरेंज ज़्यादा हो रहा है, हमारे एरिया में ग्रेप्स ज़्यादा हो रहा है तो हम ग्रेप्स एक्सपोर्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है। ये जितने भी कमोडिटीज है, राइस हो गया, स्पाइसेस हो गया, इसमें ऑलरेडी काफ़ी इंडिया में इतना कंपटीशन है। ठीक है। अगर आपको ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है तो आपको नए मार्केट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अनटैप मार्केट को टैप करना पड़ेगा। ठीक है। ऑलरेडी जिनके बिजनेस डेवलप्ड है, इनका ऑलरेडी रिकरिंग बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो आपने कभी भी थोड़ा न्यू यूनिक, थोड़ा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट करना चाहिए एक्सपोर्ट में। ठीक है। उसमें मार्जिन वगैरह भी अच्छा मिल जाएगा, 100% एडवांस पेमेंट टाइम भी मिल जाता है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन। और प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर हमारा 2 सेशन होता है। ठीक है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के जो क्राइटेरिया रहते हैं उसके ऊपर 2 सेशन रहते हैं। ठीक है। इसके बाद है शॉर्ट लिस्ट द टारगेट कंट्रीज। प्रोडक्ट एक बार सिलेक्ट हो गया, अभी सबसे इजी टास्क है ये। ठीक है। मैं आपको कुछ ऑनलाइन टूल्स बता दूंगा, अभी तो मैं बता नहीं सकता, वो दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग वो। ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसे ऑनलाइन टूल्स बता दूंगा जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया था उसका सबसे बड़ा इंपोर्टिंग कंट्री कौन सा है। ठीक है। काफी लिस्ट आ जाएंगी कंट्रीज की, उसमें से कौन से कंट्री को टारगेट करना चाहिए उसका भी क्राइटेरिया होता है। ठीक है। उसके बाद है आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द बायर। जो भी कंट्री आपने सिलेक्ट किया है ठीक है, उस कंट्री में आपको बायर्स ढूंढना है। ठीक है। और सिर्फ बायर ढूंढना ही नहीं, उनका लिस्ट नहीं निकालना है, आपको उनको कॉल करना है, उनको कम्युनिकेट करना है। ठीक है। और उनसे इंक्वायरी जनरेट करना है। ठीक है। इंक्वायरी जनरेट करने के बाद उनको ऑफर भी देना है। तो एक्सपोर्ट कॉस्टिंग ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस में आपका जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर के साथ जब आप कम्युनिकेशन करोगे, आप कितना भी मार्केटिंग कर दो, सबसे फर्स्ट आपका जो जजमेंट आएगा इंपोर्टर के तरफ से वो आएगा आपके प्राइसिंग के ऊपर। ठीक है। ऐसा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी लोग $500, 1000 कोट कर रहे हैं और आपका ऑफर जा रहा है $3000। ठीक है। अगर ऐसा रहेगा तो फिर वो एंटरटेन नहीं करेगा वो। ठीक है। फर्स्ट जजमेंट आता है प्राइस के ऊपर, सेकंड जजमेंट आता है आपके सैंपल के ऊपर। ठीक है। ये दोनों चीजें होगी तो फिर आपका लाइक मोर देन 50% काम आपका हो चुका है। ठीक है। फिर एक वो ट्रायल ऑर्डर जरूर देगा, अगर उसको सैंपल भी पसंद आ गया, प्राइजेस भी अच्छे लगे, तो एक छोटा सा ट्रायल ऑर्डर देगा वो। ट्रायल ऑर्डर भी आपने अच्छे से कर लिया, देन आपका बिजनेस डेवलपमेंट हो गया, अभी वो रिकरिंग बिजनेस आपको देता रहेगा। ठीक है। चलो इसके बाद है प्रिपेयरिंग प्री एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंटेशन काफी डिफिकल्ट रहेगा, तो ऐसा नहीं है। एज ए एक्सपोर्टर आपको कुछ गिने चुने डॉक्यूमेंट्स ही बनाने पड़ते हैं, प्रोफार्मा इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, ठीक है, कमर्शियल इनवॉइस, और कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट। बाकी मोर देन 50% डॉक्यूमेंटेशन जो भी पोर्ट के कस्टम क्लियरेंस के टाइम में जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा वो सारा सीएचए बनाता है। मोर देन 50% डॉक्यूमेंट सारा सीएचए ही आपके लिए बना के रहता है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एक्सपोर्ट में। ठीक है। चलो, सो अभी कुछ क्वेश्चंस होंगे, सो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस। यस सर। बिफोर वी स्टार्ट मैं चाहता हूँ कि हम एक टेस्टिमोनियल भी दे दें सब लोगों को कि हमारे ट्रेनिंग करने के बाद हमारे एक पार्टिसिपेंट्स है पंकज सर, पंकज उशिर सर। सो उन्होंने हमसे जो ट्रेनिंग ली थी उसके बाद उनका क्या एक्सपीरियंस था, कैसा उनका सब ट्रेनिंग वगैरह हुआ। तो सर मैं चाहता हूँ कि आप सबको अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करें, कैसा था आप सबका। गुड इवनिंग। मेरा नाम पंकज उशिर है और मैंने उद्योग वर्धिनी से 2 कोर्सेज किए थे। एक तो ईडीपी कोर्स किया था, जो है एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा कोर्स था एक्सपोर्ट्स का। तो ये दोनों कोर्स से मुझे काफ़ी अच्छा इनपुट्स मिला और डायरेक्शन मिली खास करके। तो एक्सपोर्ट्स में हम लोग 2016 से काम कर रहे हैं और हम लोगों का प्रोडक्ट जो है वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। और टारगेट कंट्रीज जो है वो गल्फ कंट्रीज है। बाद में यूरोपियन रीजन में भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और ग्रेप्स हम लोग यूके के लिए भी एक्सपोर्ट किए हुए हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस उद्योग वर्धिनी के साथ काफ़ी अच्छा है। खास करके मैं तो ये बोलता हूँ कि जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है
और राइट गाइडेंस है, और आपको कोर्स करने के बाद में जो मतलब सपोर्ट सिस्टम जो चाहिए एक्चुअल काम करने के टाइम पे, वो आपको उद्योग वर्धिनी से मिलता है। उसी के कारण हम लोग भी एक्सपोर्ट्स में काफ़ी अच्छा काम कर सके हैं। तो लास्ट 8 से 10 साल हम लोग एक्सपोर्ट्स में हैं, और लगभग 14 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेन प्रोडक्ट जो है हमारे वेजिटेबल्स में है ओनियन, बाद में ग्रीन चिली है, लेमन है, ड्रम स्टिक्स है, टोमेटो है, ये मेन प्रोडक्ट्स है। और फ्रूट्स में हम लोग ग्रीन पपाया, बाद में ग्रेप्स है, पोमोग्रेनेट्स है, बनाना है, ये सब प्रोडक्ट्स हम लोग करते हैं। वाटरमेलन भी हम लोग करते हैं। तो अ, मैं लास्ट पॉइंट यही बोलूँगा कि उद्योग वर्धन के साथ जो भी कोर्स करोगे तो डेफिनेटली आपको वैल्यू फॉर मनी लगेगा कोर्स कंप्लीशन के बाद में भी। और उद्योग वर्धिनी का मेन गोल यही है कि लोगों को अपना खुद का बिजनेस कैसा चालू करना है, वो पूरा गाइडेंस आप लोगों को मिलता है। तो मैं तो शुक्रगुजार हूँ उद्योग वर्धिनी का कि उनके कारण ही मैं आज जो भी कुछ कर रहा हूँ मेरे बिजनेस में। तो उसके उसमें बहुत बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो उद्योग वर्धिनी का है। और मैं आपको भी ये करूँगा, एडवाइस दूंगा कि आप भी अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो उद्योग वर्धिनी के साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको राइट गाइडेंस मिलेगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू पंकज सर, आपने आपने एक्सपीरियंस बताया सब पार्टिसिपेंट्स को एंड एवरीथिंग। सो यस। यस, बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चंस के पास हम जाए, और तो मैं चाहता हूँ कि आप सब अपने जो भी क्वेश्चंस है चैट बॉक्स में डाल दे। तब तक मैं ना सबको फटाफट है ना हमारा जो कोर्स की डिटेल्स है वो सब शेयर कर देता हूँ आप सबको इन डिटेल। ओके, यस। सो बेसिकली हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कोर्स है ना वो हमारा 3 वीक्स का रहने वाला है टोटल ड्यूरेशन। और इसकी जो बैच है वो 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है हमारी। और इसकी फीस जो रहेगी वो है 6,000। और पूरा ऑनलाइन मोड पे ही रहेगा हमारा कोर्स। ओके। सो इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, बेसिकली हम पूरी ये चीजें देखेंगे जैसे कि सर ने ओवरव्यू बताया कि लाइसेंसेस क्या क्या लगते हैं। अभी किसी को अगर फ्रूट वेजिटेबल में जाना है तो उसके लिए आपको कौन से इसके साथ रजिस्ट्रेशन एफिलिएट होना पड़ेगा। या फिर किसी को हैंडीक्राफ्ट्स में जाना है तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा। जैसे कि सर ने एग्जांपल दिया मखना बोर्ड, तो मखना का ये जो है वो नॉर्थ साइड में, तो उसके लिए वो क्या चीज़ें रहती है। तो ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाइज हम चीज़ें देखेंगे उसके लिए क्या क्या लाइसेंस है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जो भी प्रोडक्ट आपके पास नहीं उसका लाइसेंस निकाल के रखे, इसलिए। और फिर बायर सर्च कैसे करने होते हैं। अभी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें बायर सर्च करने को आपको ऑफलाइन मार्केट में घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं मतलब ऐसा नॉट नेसेसरी है। हाँ, अगर आपके पास है कैपेसिटी तो आप इंटरनेशनल एक्सपोज में जा सकते हो। या फिर आप ऑनलाइन कैसे सर्च करना उसके लिए जैसे कि सर ने बताया कुछ टूल्स होते हैं। तो वो कौन कौन से टूल्स होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, वो चीज़ें हम देखेंगे पूरे कोर्स में। लॉजिस्टिक्स होता है, आपको अगर आपका कंसाइनमेंट भेजना है तो उसका आपको लाइक कैसे लॉजिस्टिक्स अरेंज करना होता है, कंटेनर बुकिंग कैसे की जाती है, कंटेनर के क्या साइज होते हैं, फिर रेफर का कंटेनर और एक नॉर्मल कंटेनर क्या डिफरेंस होता है इस चीज़ में, ऐसा। और उसमें साइजिंग क्या होनी चाहिए, पैकिंग का क्या साइज होता है, पूरा उसमें भी देखेंगे। फिर पेमेंट टर्म जैसे कि सर ने बताया टोटल 11 होती है। उसमें से आपके कमोडिटी के वाइज और कंट्री वाइज और कैसे आपको लेके एक परफेक्ट पेमेंट टर्म कौन सी होनी चाहिए आपकी इनिशियल डेज में, फिर आप कैसे उसको लाइक सेव कर सकते हैं। अभी सर ने ये भी बताया कि आप आपके पेमेंट्स कैसे सिक्योर कर सकते हैं। अभी मार्केट में आपने सुना होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये चीजें हो गई, वो चीजें हो गई। तो उसका मेन रीजन ये होता है कि उनको पता नहीं होता है कि ये चीजें होती कैसे एग्जैक्टली तो यही हम चीजें यहाँ पे कवर करेंगे कि आप आपके पेमेंट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। और एक इंसेंटिव का जो भी पार्ट बताया सर ने कि गवर्नमेंट आपको पे करता है एक्सपोर्ट करने के लिए और जीरो टैक्स है, मतलब ये ऐसा लाइक बहुत रेयर बिजनेस है कि जिसमें गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेता है, और वन ऑफ देम इज एक्सपोर्ट्स। फिर फाइनेंसेस हो गए, उसके ऊपर भी हम इन डिटेल पूरी चीजें समझेंगे। फिर जैसे कि आपको पता है हमारे जो भी मेंटोर है वो खुद एक एक्सपोर्टर है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे जो मेंटोर है वो उन्होंने भी कहीं और से सीख के फिर आपको सिखा रहे, जो कि मार्केट में आजकल मेजोरिटी लोग कर रहे हैं कि उन लोगों ने कोई तो भी कोर्स किया है फिर खुद के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर दिए। बट एक एक्चुअल एक्सपोर्ट्स में बहुत चीजें अलग होती है, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो आपको एक प्रॉपर मेंटोर जो खुद उस इंडस्ट्री में है, वो ही आपको सिखा पाएंगे। और रियल वर्ल्ड हम केस स्टडीज देखेंगे, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे सब चीजों का। और पैन इंडिया एलुमिनी कनेक्ट है, तो हमारी जो उद्योग वर्धिनी की कम्युनिटी वो हमें ऑलमोस्ट पैन इंडिया में है।
तो आपको हम उसमें भी ऐड करेंगे कि उस कम्युनिटी में हम पूरा डालते रहते कि कहाँ कहाँ क्या अभी एक्सपोज होने वाले हैं, कहाँ कहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हो, कहाँ जाके आप और नेटवर्किंग कर सकते हो, तो उसमें भी आप ऐड हो जाते हो। ओके। सो अभी ये जो पूरा होता है ये सेशन कोर्स का, तो हम इसको इन मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल में हम क्या देखेंगे कि फर्म का इस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, कि जैसा कि सर ने भी बताया आपको अभी वेबिनार में, कि आपको प्राइवेट लिमिटेड करना चाहिए या फिर प्रोप्राइटर करना चाहिए या फिर एलएलपी करना चाहिए, और इसके ऊपर क्या डिफरेंस होते हैं और किस टाइप की चीज आपके लिए स्टार्टिंग में बेनिफिट होगी, और उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो चीजें हम मॉड्यूल 1 में समझेंगे। मॉड्यूल 2 में डीजेएफटी के लाइसेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में इन डिटेल समझेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका निकालना होता है तो वो कैसे निकालते हैं, क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, क्यों चाहिए होता है वो। फिर ईपीसीजी का लाइसेंस होता है उसके बारे में देखेंगे। एडवांस लाइसेंसेस हो गए, ऑथराइजेशंस क्या क्या लगती है। फिर आइडेंटिटी कार्ड बन क्या रहता है SEIS लाइसेंसेस क्या होता है। फिर एक स्टार एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस आइटम। अभी ऐसा नहीं है कि एक्सपोर्ट्स में हर आइटम चल सकता है, कुछ कुछ आइटम रिस्ट्रिक्टेड भी होते हैं, कुछ फ्लेमेबल हो गए या फिर कुछ रेयर मेटल्स हो गए, जो हजार्डस होते हैं, तो वो कौन कौन से कैटेगरी में आते हैं वो हम समझेंगे। और आप इसे कैसे ढूंढ सकते हैं कि आप जो कमोडिटी सोच रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड में आती है कि नहीं। अभी इवन इंडियन गवर्नमेंट अगर हमारा लोकल आप देखोगे कभी कभी ओनियंस के एक्सपोर्ट पे भी बैन ला देती है। क्यों? क्योंकि हमारा लोकल कंजम्पशन इतना होता है कि अगर एक्सपोर्ट्स करे तो लोकल मार्केट में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो वो क्यों किस चीजों की वजह से इन्फ्लुएंस होता है वो चीजें वो भी हम देखेंगे प्रॉपरली। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या होती है उसके लिए। फिर बायर सर्च मेथड्स, अभी जैसा कि मैंने बोला रिसेंटली कि ऑनलाइन और ऑफलाइन आप कैसे ढूंढ सकते हैं बायर्स। फिर एक राइट कस्टमर आप कैसे ढूंढ सकते हैं, मार्केट सर्वे कैसे करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको क्या चाहिए मार्केट में। गवर्नमेंट की स्कीम्स हो गई। फिर वेरियस इंटरकॉम डिलीवरी टर्म्स क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेसेस हो गए। फिर ये सब चीजें परचेसिंग और पैकिंग क्या होती है। फिर आपकी इन्वेंट्री कैसे आप मैनेजमेंट कर सकते हो। और एक्सपोर्ट में जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्वालिटी कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये कैसे किया जाता है पूरा। फिर ऐसा फिर डायरेक्ट होता है, फिर डीम्ड और थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट्स में क्या क्या फर्क होता है, ऐसा तो ये भी समझेंगे मॉड्यूल 3 में हम। फिर मॉड्यूल 4 में जब हम आते हैं तो हम सब देखेंगे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, जो कि स्टार्ट करने से पहले का सबसे एकदम मेन क्राइटेरिया होता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, और वो पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल किस टाइप के गुड्स में आपको वर्क करना है वो हम देखेंगे। फिर फाइंडिंग सप्लायर्स फॉर ये प्रोडक्ट हो गया। फिर राइट कस्टमर कैसे होता है आपके लिए, आपके प्रोडक्ट वाइज आपके लिए राइट कस्टमर कौन से कंट्री में आपको मिलेगा, उसके लिए आपको पास्ट की क्या क्या हिस्ट्री रह चुकी है, लाइक ट्रेडिंग जो इंडिया के और उनके बीच चल रही, तो उसमें आपका प्रोडक्ट का इंडस्ट्री कितना बड़ा और कितना स्केलेबल है वहां पे जहाँ पे आप सोच रहे एक्सपोर्ट करने का। फिर ट्रेड पॉलिसीज हो गई। अभी कुछ कुछ देश के साथ हमारी ट्रेड पॉलिसी अच्छी नहीं है तो उसके साथ हम नहीं करते, तो उसके आप ऐसा भी हो सकता है आप वही कंट्री चूज कर रहे हो, तो हम वो भी देखेंगे कि आपको क्या चूज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर एग्री एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, एग्रीकल्चर में आज बहुत बड़ा डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, और अगर आप ऑर्गेनिक में कर रहे हो तो यूरोप में तो बहुत बड़ा, तो उसके लिए भी क्या क्या चीजें होती है वो पूरा इसमें हम समझेंगे। अपेडा जो एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है एग्रीकल्चर की कमोडिटीज को लेके, तो उसके बारे में हम देखेंगे पूरा। और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम हो गए। फिर आपको जो रेसिड्यू वगैरह होता है उसमें भी बहुत मतलब एक स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। तो क्या होते हैं आपका प्रोडक्ट किस पैरामीटर में फिट इन होना चाहिए अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, वो देखेंगे। फिर इसके लिए एडवांस सर्टिफिकेशन और लाइसेंसेस फूड सेफ्टी के जो लगते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो कैसे मिलते हैं, क्या क्या चाहिए होते हैं, वो उसके ऊपर हम देखेंगे, पूरा मॉड्यूल 5 में कवर करेंगे। फिर पोस्ट क्वारंटाइन रेगुलेशंस, फिर इंटरनेशनल प्लांट क्वारंटाइन रेगुलेशन क्या होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हो गई। फिर कंट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्लांट क्वारंटेशन रेगुलेशंस क्या हो गए उसके ऊपर हम इन डिटेल समझेंगे। लॉजिस्टिक का पूरा स्टडी करेंगे। और जो सीएचए होते हैं, सीएचए का रोल कैसा होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट सीएचए कवर करता है, तो वो भी हम इन डिटेल समझेंगे। और सीएचए को आपको अप्रोच कैसे करना है ये भी इन डिटेल हम पूरा इस मॉड्यूल 6 में समझेंगे। फिर रोल ऑफ ईसीजीसी एंड इट्स सपोर्ट, तो ईसीजीसी जैसे कि सर ने बताया गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होता है, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, तो ये हम पूरा ईसीजीसी की इसमें कवर कर लेंगे। फिर लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का पूरे का अलग ही है। फिर जैसे कि अगर आपको एयर फ्रेट से जाना है, अगर आपको एरोप्लेन से किसी को भेजना है, किसी को ओशन फ्रेट से भेजने का है, या फिर रोड ट्रांसपोर्ट हो गए। अभी जो लैंड लॉक कंट्रीज उसमें सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट होता है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें होती है वो इन डिटेल समझेंगे। लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गई, उसकी फिजिबिलिटी हो गई शिपमेंट की, आपको एनालिसिस कैसे करना है कि ये कंसाइनमेंट आपको कितना लॉजिस्टिक में कितना एक्सपेंस आएगा। फिर आपको ये फिजिबल है कि नहीं भेजने के लिए, ये भी हम इस पूरे मॉड्यूल 7 में समझेंगे। फिर एक मॉड्यूल 8 में समझेंगे रोल ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। फिर अभी जैसे कि एक हो गया कि प्रमोशन काउंसिल एक हो गया, फिर सीएचए हो गए, फ्रेट फॉरवर्डर्स हो गए, फिर डीजीएफटी और गवर्नमेंट की जो जो एंटिटीज है, फिर थर्ड पार्टी एक्सपोर्टर्स हो गए,
तो ये फिर सर्विस प्रोवाइडर्स, फिर बैंक्स, ये जो जो भी सारे एक स्टेक होल्डर्स रहते हैं एक सक्सेसफुल एक्सपोर्ट करने में, तो इन सबके रूल्स और कैसी क्या क्या चीजें होती है बैक एंड में, ये पूरा इन डिटेल मॉड्यूल 8 में हम कवर कर लेंगे। फिर मॉड्यूल 9 में हम देखेंगे पेमेंट एंड फाइनेंसेस। फिर इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसी होती है, आपको आपका बैंक में पेमेंट्स कैसे आता है, आपको क्या क्या कोड्स लगते हैं उसके लिए, आरबीआई के क्या रेगुलेशंस है अगर आपको वहां से आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स आपके अकाउंट में लेनी है। फिर टैरिफ्स हो गई, ये सब चीजें हम पूरे मॉड्यूल 9 में कवर करेंगे। मॉड्यूल 10 में हम देखेंगे गवर्नेंस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सारी एक्टिविटीज क्या होती है, फिर उसकी पॉलिसीज क्या हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे इंटरनेशनल लेवल को लेके, इंसेंटिव का जो बात हमारी हुई थी, तो उसको क्लेम्स कैसे करना होता है। अभी कुछ कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इंसेंटिव होते हैं तो उसे क्लेम ही नहीं करते, तो वो मतलब एक फ्री मनी आपका छूट जाता है। तो कैसे इंसेंटिव क्लेम्स करना होता है, उसकी जो प्रॉपर प्रोसीजर्स होती है वो हम सर के थ्रू समझ लेंगे पूरा। फिर इसमें हम आगे मॉडल 11 में फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम्स हो गई, SEIS हो गई, फिर ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, ऑल इंडिया ड्यूटी ड्रॉबैक रेट्स क्या होते हैं, फिर TMA हो गया, RODTEP हो गया, ये सब चीजें पूरा मॉडल 11 में कवर कर लेंगे। मॉडल 12 में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जो भी एक बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं कि आपको कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करनी होती है, बल्क क्वांटिटी में कुछ भेजना है उसकी पैकिंग लिस्ट चेक लिस्ट कैसी होती है, आपको कुछ अगर कंटेनर बुकिंग करनी है तो आपको कैसी बुकिंग करनी होती है, पूरा इन चीजें हम मॉडल जो बेसिक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो मॉडल 12 में कवर कर लेते हैं। सो अगर किसी को रजिस्टर करना है वो डायरेक्ट यहाँ पे जाके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके अगर आपको और डिटेल्स चाहिए होंगे तो मैं हम आपको है ना मेरे चैट बॉक्स में मैं सबको है ना फटाफट से हमारे जो कोर्स की डिटेल्स और टीम का जो नंबर है मैं शेयर कर देता हूँ। तो आप चैट बॉक्स में से वो कॉपी करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने सबको डाल दिया, सबको आ गया होगा। सो ठीक है। अ, हम अभी क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो आपका जो भी क्वेश्चंस है आप सब चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके। सो सर एक क्वेश्चन है कि एक्सपोर्ट में पैसा सिक्योर होता है क्या 100%? हाँ, तो वो डिपेंड करेगा कि पेमेंट टर्म्स क्या है। अगर आपका पेमेंट टर्म है 100% एडवांस तो इट इज़ सिक्योर्ड। ठीक है। अगर वो पार्ट एडवांस भी रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर 50% एडवांस है, ठीक है, फिर क्वेश्चन ये रहेगा कि आप बैलेंस पेमेंट कैसे निकालोगे। ठीक है। सो बैलेंस पेमेंट आप कर सकते हो बिफोर डिस्पैच फ्रॉम योर फैक्ट्री और वेयर हाउस। ठीक है। या फिर आप अगेंस्ट LC भी ले सकते हो। ठीक है। या फिर अगर आपका पेमेंट टर्म है 100% LC, वो भी सिक्योर्ड है। ठीक है। अगर आप क्रेडिट में काम कर रहे हो, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज क्रेडिट में काम कर रहे हो, तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको एक इंश्योरेंस देंगे आपको। ठीक है, अगेंस्ट फ्रॉड। तो वो केस में भी अगर आप क्रेडिट में भी काम कर रहे हो फिर भी आपका पैसा सिक्योर्ड है। यस। सर एक आइडियल बायर हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, तो देखो अगर आपका बायर, देखो अगेन वो पेमेंट टर्म से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपका बायर आपको 100% एडवांस दे रहा है तो वो तो जेन्यून ही है। ठीक है। बट अगर वो इन केस, अगर बायर आपको बोल रहा है कि हमको कुछ 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज का क्रेडिट चाहिए, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको कहा था कि काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंश्योरेंस देते हैं अगेंस्ट पेमेंट। ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि पहले बायर की कंपनी का हेल्थ चेकअप करते हैं कि कंपनी कितनी पुरानी है। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, ओनर कौन है, एंड कंपनी ने प्रीवियसली किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं किया, कंपनी के ऊपर कितने केसेस है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। ठीक है। तो ऐसे वेरिफिकेशन वाली कंपनीज भी होती है। ठीक है, जिसके थ्रू आप बायर्स को वेरीफाई कर सकते हो। और अगर मैं आपको इजी मेथड बताऊं, सो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा उस टारगेट कंट्री के इंडियन एम्बेसी को। तो इंडियन एम्बेसी काफ़ी हेल्प करती है इसमें बायर को वेरीफाई करने के लिए। ठीक है। सर हम इस सेशन में कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट कवर करेंगे? देखो मोस्टली मेरा फोकस रहता है नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट्स में। ठीक है। जैसे हम फोकस करेंगे GI टैग प्रोडक्ट के ऊपर, जोग्राफिकल इंडिकेशन। बेसिकली क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर फेमस हो जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको GI टैग देती है। ठीक है। लाइक देखो मैंगो तो काफ़ी टाइप्स के है, बट जो स्पेशली यूएस मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है इंडियन मैंगो के लिए। तो डिमांड आती है अल्फेंसो मैंगो की। मैंगो की काफ़ी सारी वेरायटी है, बट उनको चाहिए अल्फेंसो मैंगो, रत्नागिरी,
हापुस। ठीक है। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं कि दूसरा एग्जांपल ये है कि पश्मीना शॉल, उसके बाद भी जीआई टैग है नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट में। ठीक है। इसके अलावा काफी सारे ऐसे इवन पेंटिंग्स, ठीक है, रीजन वाइज काफी सारे ऐसे फेमस पेंटिंग्स भी होते हैं, जैसे कर्नाटका में काफी सारे ऐसे रोजवुड इनले के काफी सारे ऐसे पेंटिंग्स रहते हैं। ठीक है। सो हमारा फोकस रहेगा जीआई टैग प्रोडक्ट के ऊपर। इसके अलावा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पेरिशेबल प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में फोकस नहीं करना चाहिए, बट पेरिशेबल प्रोडक्ट के ऊपर आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है बनाना, एक फ्रूट है। ठीक है। तो बनाना एक्सपोर्ट मत करो, बनाने की जगह बनाना पाउडर में फोकस करो। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि वैल्यू एडिशन हो रहा है। सिमिलरली अनियन की जगह अनियन पाउडर को फोकस करो। अनियन का रेट रहेगा लाइक जितना भी है मार्केट रेट जो भी है 30 40 50 रुपीज पर केजी। बट जो अनियन पाउडर होता है, ठीक है, अगर आप थोड़ा स्टडी करोगे तो यूएस मार्केट में इसका रिटेल प्राइस है अराउंड इंडियन रुपीज में 3000 रुपीज पर केजी। ठीक है। सो प्रोडक्ट सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यही है कि आपको वैल्यूडेशन करना पड़ेगा, जो भी कमोडिटीज है उसके ऊपर वैल्यूडेशन करना पड़ेगा। और वैल्यूडेशन वाले प्रोडक्ट को ही आपको फोकस करना पड़ेगा, इसमें मार्जिन ज्यादा मिलेगा और पेमेंट टर्म भी सिक्योर मिलेगा। अनियन के ऊपर आपको एडवांस नहीं मिलेगा। ठीक है। जो इंपोर्टर है वो एडवांस नहीं रहता है, एलसी भी नहीं रहता है। वो प्योर क्रेडिट वाला बिजनेस है वो पेरिशेबल का। बट ये पेरिशेबल प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप वैल्यू एडिशन करते हो, अनियन पाउडर, अनियन ऑयल, अनियन के एक्सट्रैक्ट, इस पर आप फोकस करोगे तो हाई मार्जिन में काम होगा और पेमेंट टर्म भी एडवांस मिलेगा। ठीक है। ओके। सर, फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर हम क्या अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं यहाँ पे? फार्मा इंडस्ट्री देखो ऑलरेडी काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया में। तो जितने भी हम टॉप के, जितने भी हमारे इंडिया से जितने भी हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जितने भी इंडस्ट्री वाइज, तो फार्मा टॉप पर आता है। ठीक है। टॉप 5 में तो आता है, डेफिनेटली आता है। ठीक है। बट फार्मा में क्या है कि वही है, आपके पास प्रोडक्ट के हिसाब से सबसे पहले तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। नॉलेज है उसके हिसाब से फिर आपके पास वो सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। क्योंकि फार्मा में, नॉट ओनली इन फार्मा, जो भी प्रोडक्ट हम इंटेक करते खाते हैं, चाहे वो मेडिसिन है चाहे वो फ्रूट्स वेजिटेबल है, तो इसके जो सर्टिफिकेशन रहते हैं, इसके काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, हर कंट्री का अलग अलग सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है। बट नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट या फिर मेटल हो गए, ठीक है, कॉटन वाले प्रोडक्ट हो गए, प्लास्टिक वाले प्रोडक्ट हो गए, इसमें कुछ ज़्यादा सर्टिफिकेशन नहीं लगता है। ठीक है। सो मैं स्टील वगैरह एक्सपोर्ट करता हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा सर्टिफिकेशन देना नहीं पड़ता है। बट ये जो फ्रूट्स वेजिटेबल, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, इसमें सर्टिफिकेशन ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट क्या है कि आपके पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करोगे, बेसिक नॉलेज तो भी होना चाहिए प्रोडक्ट का। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा इन डेप्थ थोड़ा नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफी सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स बनाए हैं। सिमिलरली फार्मा के लिए फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। अगर आपको इनकेस अगर कुछ समझ ही नहीं रहा है, कुछ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस कंट्री को आप टैप कर रहे हो उस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, उस कंट्री में क्या क्या सर्टिफिकेशन लगता है, अगर ये सारा इंफॉर्मेशन चाहिए, बेस्ट वे आप सीधा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को कांटेक्ट कीजिए। दे विल गाइड यू। ठीक है। सर, एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितना कैपिटल होना चाहिए? देखो जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आपका पेमेंट टर्म 100% एडवांस है तो आपका इन्वेस्टमेंट वैसे भी जीरो है। ठीक है। बट अगर आप ये पूछ रहे हो कि लाइक फर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए क्या लगता है, तो 12 से 15 हज़ार के अंदर अंदर ही काम हो जाएगा। ठीक है। अगर आप थोड़ा वेबसाइट वगैरह अच्छे बनाते हो तो 20 तक पकड़ लो, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है। बाकी एक्चुअल जो आपको ऑर्डर प्रोसेस करना है वो डिपेंड करेगा कि आपका पेमेंट टर्म क्या है। अगर आपका पेमेंट टर्म ही 100% एडवांस है तो आपका इन्वेस्टमेंट बाय डिफॉल्ट जीरो है। ठीक है। अगर आपका पेमेंट टर्म है 50% एडवांस, 50%, ठीक है, बिफोर डिस्पैच फ्रॉम द फैक्ट्री या फिर वेयर हाउस, ठीक है, तो उतना आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर वैल्यू। ठीक है। ठीक है। बाकी डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है। अगर आपको राइस वगैरह एक्सपोर्ट करना है तो वो 50 किलो 100 किलो में नहीं जाता है। राइस यानी फुल कंटेनर 25 टन्स, 25,000 kg। ठीक है। अगर आप फ्रूट पाउडर की बात कर रहे हो, अनियन पाउडर, ठीक है, या फिर बनाना पाउडर, इसके बारे में अगर आप बात कर रहे हो, तो वो केस में आप 25 kg 50 kg 75 kg 100 kg भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। क्या?
ओके। और सर ये जो क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर्स होते हैं वो हमें हम्म। कैसे आइडेंटिफाई होंगे? हाँ, क्वालिटी कंट्रोल के पैरामीटर वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर। एक तो है प्रोडक्ट के ऊपर, दूसरा है जो कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस कंट्री के रूल्स के हिसाब से। तो अभी क्वेश्चन ये है कि आपको पता कैसे चलेगा। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि भाई इंडिया से ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए, क्योंकि इंडिया से क्या होता है कि मोर देन 10,000 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, मोर देन 10,000 प्रोडक्ट। ठीक है। और स्पेशली जो इंटेक वाले प्रोडक्ट है, सर्टिफिकेशन वगैरह उसी में ज़्यादा रहता है। ठीक है। फार्मा इंडस्ट्री, एग्रो वाली इंडस्ट्री और ये केमिकल वाली इंडस्ट्री, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो भी सर्टिफिकेशन रहेगा वो आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बता देगा। ठीक है। सिमिलरली जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उस कंट्री में क्या सर्टिफिकेशन चाहिए, इसके बारे में भी आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बताएगा, इंडियन एम्बेसी भी बताएगा। इसके अलावा आपका क्लाइंट भी आपको बता देगा कि भाई हमारे कंट्री के ये रूल्स है, हमको ये सर्टिफिकेशन चाहिए। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपको कोई फ्रूट्स वेजिटेबल, अगर आपको गल्फ में कुछ खाने पीने की चीजें आपको अगर गल्फ में एक्सपोर्ट करना है, दुबई में एक्सपोर्ट करना है, तो वहां पर चलता है हलाल सर्टिफिकेट। ठीक है। बट वो हलाल सर्टिफिकेट आपको यूरोप में नहीं देना पड़ेगा, वो यूरोप में नहीं चलता हलाल सर्टिफिकेट। ठीक है। यूरोप में रहेगा गैप सर्टिफिकेट, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस गैप सर्टिफिकेट। ठीक है। यूएस में रहेगा एफडीए सर्टिफिकेशन। तो हर कंट्री का अलग अलग रूल होता है। ठीक है। और ये जो रूल है, ये सिर्फ इंटेक वाले प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा रहते हैं, बाकी स्टील के लिए सच कुछ ज्यादा रूल नहीं है। ठीक है। अभी देखो, मैं यूरोप में स्टील एक्सपोर्ट करता हूँ। ठीक है। जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ उसके पहले तो हमको कुछ अच्छा सर्टिफिकेशन देना नहीं पड़ता था यूरोप में। ठीक है। बट अभी यूरोप में मुझे स्टील एक्सपोर्ट करना है, तो मुझे एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, यानी मैं अपने कंपनी के हेड लेटर पर ही बनाता हूँ कि ये जो रॉ मटेरियल है, ये जो प्रोडक्ट है, स्टील है, ये प्रोडक्ट है, और इसका जो रॉ मटेरियल है, इसका इन दोनों का रशिया से कोई लेन देन नहीं है। एक सर्टिफिकेशन बनाना पड़ता है। बट ये किसी थर्ड पार्टी के थ्रू नहीं बनाना पड़ता है, ये तो हमको ही बनाना पड़ता है। तो काफी इजी टास्क है वो। ठीक है। तो खाने पीने की चीजें के ऊपर ही सर्टिफिकेशन ज्यादा होता है, बाकी ये स्टील मेटल वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, अपैरल वगैरह, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा सर्टिफिकेशन नहीं होता है। ठीक है। सर एक अपने प्रोडक्ट के हिसाब से कौन सी प्रमोशन काउंसिल आइडेंटिफाई कैसे की जा सकती है? देखो, ट्रेनिंग में हम सारा जितने भी कुछ 36 37 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ठीक है, उस सबका हम पूरा नाम देखते हैं। ठीक है। जैसे मैक्सिमम जो स्टूडेंट आते हैं वो उनके एग्रो प्रोडक्ट रहता है। ठीक है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड, तो उसके लिए अपेडा रहता है, मरीन प्रोडक्ट के लिए एम्पेडा है। ठीक है। किसी को जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। फार्मास्यूटिकल के लिए फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। नाम से पता चल जाता है। ठीक है। अगर किसी की इंडस्ट्री है, कोई मैन्युफैक्चरर है, फैक्ट्री है, तो उसके लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। ठीक है। अगर नहीं भी पता चल रहा है, ठीक है, सपोज किसी को स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है बट उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल अपेडा रहेगा, ठीक है, तो आप सीधा अपेडा में कॉल करो। अपेडा वाला सीधा बोलेगा कि भाई ये जो आपके टर्मरिक पाउडर है, ये अपेडा के अंदर में नहीं आता, ये आता है स्पाइसेस बोर्ड के अंदर में आता है। ठीक है। तो वो अपेडा वाले आपको बता देंगे कि भाई ये इसके लिए आपको स्पाइसेस बोर्ड का मेंबरशिप लेना पड़ेगा। अभी अभी रिसेंटली जो बजट हुआ था उसमें अनाउंसमेंट किया गया था कि मखाना के लिए, मखाना को प्रमोट करने के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है। अभी ये न्यूज़ है, इसके पहले जो भी लोग मखाना एक्सपोर्ट करते थे वो अपेडा के थ्रू करते थे, उनका आरसीएमसी अपेडा का था। बट अभी स्पेशली मखाना के लिए मखाना बोर्ड बनाया गया है। तो मखाना की जिसको एक्सपोर्ट करना है उसके लिए उसको तो मखाना बोर्ड का मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको मखाना बोर्ड का आरसीएमसी लेना पड़ेगा। ठीक है। ओके। सर एसेंशियल ऑयल्स की इंडस्ट्री कैसी है? हाँ, एसेंशियल ऑयल काफ़ी हाई मार्जिनल इंडस्ट्री में आता है। ठीक है। जैसे मैंने अभी नाम भी लिया था अनियन ऑयल वगैरह, ये एसेंशियल ऑयल का ही एक पार्ट है। ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, काफ़ी हाई मार्जिन है। ठीक है। और ये हाई क्वांटिटी में एक्सपोर्ट नहीं होता है, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में ही बाय एयर वगैरह एक्सपोर्ट होता है। तो इसमें भी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और ये ग्रोविंग मार्केट है। तो एसेंशियल ऑयल आप टैप कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और इसमें एन नंबर ऑफ वेराइटीज़ है, सैंडलवुड ऑयल से लेके रोज ऑयल से लेके टर्मरिक ऑयल, अनियन ऑयल, एन नंबर ऑफ वेराइटीज है इसमें, लेमन ग्रास ऑयल। ठीक है। वो लौंग का रहता है वो ऑयल। ठीक है। एसेंशियल ऑयल काफी बड़ा पोर्टफोलियो और काफी हाई मार्जिन कैटेगरी में आता है ये। तो एसेंशियल ऑयल को डेफिनेटली टैप करना चाहिए। ओके। सर बिजनेस करते हुए जो लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं हम्म। इंटरनेशनल ट्रेड करते हुए, तो हम उसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हाँ,
तो देखो स्पेशली अभी मेरे केस में जो मेरा सबसे बड़ा मार्केट है वो लैटिन मार्केट ही है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज। तो वहाँ पर इंग्लिश का काफ़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील में भी मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, ब्राज़ील में पोर्तुगीज ज़्यादा बोली जाती है। इसके अलावा मैं एक्सपोर्ट करता हूँ पैराग्वे। ठीक है। इक्वाडोर, मैक्सिको। तो यहाँ पर स्पेनिश को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा ओरल कम्युनिकेशन नहीं होता है, ओरल कम्युनिकेशन नहीं होता है, जैसे फोन पर हम कम्युनिकेशन करते हैं वैसा तो नहीं होता है। ट्राई भी किया था बट वो दैट डिडंट वर्क आउट। तो ऐसे केस में हमको यूज करना पड़ता है रिटर्न कम्युनिकेशन का। ठीक है। मोस्टली जो मेरे लैटम वाले क्लाइंट है वो व्हाट्सएप प्रीफर करते हैं। ठीक है। तो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन होता है और विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट। ठीक है। तो मैं इंग्लिश में टाइप कर देता हूँ, वो स्पेनिश में कन्वर्ट हो ट्रांसलेट हो जाता है। ठीक है। और वो चेक करके मैं उनके साथ वैसे कम्युनिकेशन करता हूँ। ठीक है। इसके अलावा मेरे कुछ क्लाइंट ताइवान में भी है। बट ठीक है, उनको इंग्लिश वगैरह आता है बट वो व्हाट्सएप प्रीफर नहीं करते हैं। वो लाइन प्रेफर करते हैं, वो व्हाट्सएप जैसा एक ऐप होता है लाइन। तो उस पर हमारा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो अगर लैंग्वेज बैरियर है तो फिर आपको रिटर्न कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तो ओरल कम्युनिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, बट रिटर्न कम्युनिकेशन में हो जाता है। Yeah. यस समीर सर, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे ये पता करना था, मीट एक्सपोर्ट के लिए क्या किस तरीके से किया जाएगा मीट एक्सपोर्ट। मीट एक्सपोर्ट, हाँ मीट एक्सपोर्ट इंडिया से काफ़ी ज़्यादा होता है, स्पेशली देखा गया कि हैदराबाद से काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है मीट। ठीक है। सो मीट के लिए देखो, अगर आपने फोकस किया, आपने प्रोडक्ट टारगेट किया है मीट को, तो सबसे जो बड़ा मार्केट है इसका गल्फ मार्केट ही है। ठीक है। बट गल्फ जी मार्केट ही जी नहीं, बिल्कुल। यूएस कनाडा यूरोप में भी जाता है, हर जगह जाता है मीट, इंडियन मीट हर जगह जाता है, नॉर्मली हर जगह जाता है। ठीक है। तो मीट आपने सिलेक्ट किया है तो जो कंट्री आप टारगेट करोगे उस कंट्री का आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक है। कि पर्टिकुलर कंट्री है, सपोज यूरोप में कोई कंट्री है या फिर गल्फ की कोई कंट्री है, दुबई है सब फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है, दुबई में आपको मीट एक्सपोर्ट करना है। तो दुबई के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, ठीक है, उसके नॉर्म्स क्या है, दुबई पोर्ट जो जेबेलिली पोर्ट है उसके वहां पर क्या क्या सर्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा, इसका स्टडी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अपेडा को। ठीक है। मीट के लिए जो आरसीएम से जो आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो अपेडा है। तो अपेडा आपको गाइडेंस कर देगा, अपेडा आपको बता देगा कि सऊदी अरेबिया में आपको एक्सपोर्ट करना है तो सऊदी अरेबिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। सिमिलरली आपका जो इंपोर्टर है वो भी आपको बता देगा, अगर वो इंपोर्टर रेगुलरली इंपोर्ट कर रहा है तो वो भी आपको बता देगा कि सऊदी अरेबिया की कस्टम के ये रूल्स है, ये सर्टिफिकेशन आपके पास होना ही चाहिए। तो वो सर्टिफिकेशन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके वो सऊदी अरेबिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। मीट के अलावा आप लाइव एनिमल भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा तो ठीक है सो सर। लाइव एनिमल भी एक्सपोर्ट होता है। ठीक है। और ये तो इसके सऊदी लिए क्या लाइसेंस वगैरह सारी चीजें ये सब चीज चाहिए होगी ना सर। हाँ हाँ हाँ, तो उसका देखो जो भी है, चाहे आप मीट एक्सपोर्ट करो, लाइव एनिमल एक्सपोर्ट करो। ठीक है। इसके लिए जो भी लाइसेंस जो भी सर्टिफिकेशन रहता है इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो अपेडा को। ठीक है। अब अपेडा को पेड़। कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कस्टम हाउस एजेंट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है। तो कस्टम हाउस अच्छा एजेंट भी आपको गाइडेंस दे सकता है। ठीक है। सर, अपने पास तो होगा ना कोई ऐसा जानकार आदमी। देखो सीएचए, देखो मैं आपको रेफरेंस, मैं आपको सोर्स बता दूंगा। क्योंकि अभी जो मेरे कस्टम एजेंट है वो मोस्टली मेटल में काम करते हैं। तो आपको ऐसे सीएचए ढूंढने पड़ेंगे जो अच्छा मीट में काम करते हैं, लाइव एनिमल में काम करते हैं, तो वो आपको गाइडेंस दे देंगे। ठीक है। या फिर आप गूगल अच्छा। कर सकते हो एनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक कंपनी इन मुंबई या फिर हैदराबाद, जो भी आपका टाउन है नियर बाय। तो वहाँ पर जो भी बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी, आप उनको कांटेक्ट करो। ठीक है। वहाँ से रेफरेंस ले लो, सीएचओ को पता रहता है कि मीट कहाँ से एक्सपोर्ट होता है ये सब। ठीक है। स्पेशली हमने एक जी जी। उद्योग वर्धन की तरफ से हमने एक ऑफलाइन सेशन भी किया था उद्योग वर्धन में नासिक में, तो एक पोर्ट विजिट भी हुआ था नियर बाय। ठीक है। तो जो हाँ, ड्राई पोर्ट में हमने विजिट किया था तो वहाँ पर एक्चुअल में लाइव गोट एक्सपोर्ट हो रहे थे सऊदी अरेबिया में, लाइव गोट। ठीक है। तो कुछ तो भी हमने थोड़ा स्टडी किया था, जो सीएचए थे उन्होंने गाइडेंस किया था कि ये जो गोट वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं, नासिक से ही हुआ था, नासिक एयरपोर्ट से ही हुआ था वो। तो कुछ
पर कंसाइनमेंट पर शिपमेंट 1000 गोट एट ए टाइम एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है। और उसका जो टोटल अच्छा। कॉस्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है, वो आ रहा था कुछ तो भी 35 लाख रुपीज। ठीक है। अच्छा। और सारा काम हो रहा था एलसी में हो रहा था, लेटर ऑफ क्रेडिट पेमेंट टर्म था। ठीक है। लेटर ऑफ क्रेडिट पेमेंट टर्म है तो वो सिक्योर है, पेमेंट तो बैंक ही कर देता है। ठीक है। और मार्जिन काफी अच्छा। ज्यादा है, वो उनका टोटल कॉस्ट आ रहा था 8000 रुपीज पर गोट, और वो सेल कर रहे थे 12,000 में। तो मार्जिन भी अच्छा। अच्छा था मार्जिन उसमें। तो ये मीट लाइव एनिमल ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इसमें भी पोटेंशियल है। ठीक है। जी जी, पर यही करना है। या ओके, नेक्स्ट न्यूट्रीराय करके कोई पार्टिसिपेंट है सर आप? सर ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट जितने भी हैं उसमें कौन कौन से डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट लेके हम एक्सपोर्ट के लिए काम कर सकते हैं? तो डिहाइड्रेटेड में देखो मैक्सिमम अभी जो, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, अगर मैं टॉप टू की बात करूँ तो अनियन पाउडर का ज़्यादा दिख रहा है मुझे, अनियन पाउडर, और अनियन पाउडर के साथ साथ बनाना पाउडर। ठीक है। क्योंकि बनाना पाउडर का यूज़ जो है, उसका जो एप्लीकेशन है वो बेबी फूड्स में भी किया जाता है, जो क्या रहते हैं वो बेबी फूड्स वगैरह में यूज़ है उसका। सिमिलरली कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को भी कैटर करता है ये बनाना पाउडर। ठीक है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और वहाँ पर भी इसका यूज़ है। तो ठीक क्या है। क्यों बनाना पाउडर में क्या कोई पर्टिकुलर ब्रांड है? जैसे G9 मैंने सुना था कि G9 बहुत ज्यादा है। और G9 तो वो बनाना का ब्रांड है वो। हाँ हाँ, बनाना की ब्रांड, तो वो कौन से ब्रांड को वो वो करते हैं G9 क्या? वो लेंथ रहता है उसका। ओके। और ठीक है। क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ तो मेरे यहाँ पे तो बनाने का प्रोडक्शन होता नहीं, बहुत कम होता है। हाँ जो नासिक जहाँ ज्यादा होता है, नासिक और इस साइड में। हाँ और हाँ। तो वहाँ पे कौन टाइप ऑफ बनाना वॉइस 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 क्रैक हो रहा है, वॉइस क्रैक हो रहा है, मतलब वॉइस क्रैक हो रहा है, वॉइस। नॉर्मल बनाना होता है या? आपका क्वेश्चन वॉइस क्रैक हो रहा है, आप टाइप करो, टेक्स्ट कर दो, आप चैट बॉक्स में आप टेक्स्ट कर दो। ठीक है। ये डजन मैटर कि आप कानपुर से हो आप, और बनाना हो रहा है यहाँ से हो रहा है, जलगांव से हो रहा है, नासिक से, गुजरात से हो रहा है। ठीक है। तो डजन मैटर, देखो मैं नागपुर में रहता हूँ। ठीक है। और मेरा जो एक्सपोर्ट होता है वो उड़ीसा से होता है, मेरा एक्सपोर्ट होता है सिलवासा से होता है। ठीक है। अभी तो मैं विजिट भी नहीं करता हूँ, पहले तो भी मैं डिस्पैच के टाइम पे विजिट करता था, फैक्ट्री विजिट करता था, अभी तो वो भी नहीं करता हूँ, सब कॉन्टैक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, इंपोर्टर के साथ भी मैन्युफैक्चर के साथ भी।